Hello class 10 students. Today we will be discussing the topic about the hand labor and the steam power. In Victorian Britain there was no shortage of human labor. ब्रिटेन जो विक्टोरिया के अंडर था उसमें कोई ह्यूमन लेबर की मानवीय श्रम की कोई भी कमी नहीं थी. Poor peasants and vagrants they moved to the city in large numbers in search of jobs, waiting for work. किसान और माइग्रेंट्स थे जो वो सिटीज की ओर मूव कर रहे थे बहुत ज़्यादा नंबर में. किसके लिए? जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए. वेटिंग फॉर द वर्क, काम की तलाश में जो सिटीज की ओर, शहरों की ओर मूव कर रहे थे. तो देवर इन लार्ज नंबर्स, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे. एज यू नो व्हेन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो. जब जो श्रम है बहुत ज़्यादा होता है तो मजदूरी काफ़ी कम मिलती है. सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट. इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेबर की, मजदूर की, श्रम की, और साथ में उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसमें हाई वेजेस उनको मजदूरी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती थी. दे डिडंट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन, वो मशीन्स इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते. दैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर, जिससे कि ह्यूमन लेबर जो नहीं इन्वॉल्व हो एंड रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल. जो डिमांड थी लेबर की, श्रम की, वो सीजनल थी, मौसम के अनुसार होती थी. गैस वर्क्स एंड ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स. गैस का जो काम था और साथ में जो ब्रेवरीज मतलब केक वगैरह जो इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्रीज था, उसका काम जो था वो ज़्यादातर कोल्ड सर्दियों के महीने में होता था. सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड. उनको ज़्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी ताकि कि उनकी अपनी डिमांड्स को, जो बहुत ज़्यादा उस समय डिमांड थी, उसको पूरी करने के लिए. बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड. जो बुक बाइंड करने वाले और जो प्रिंटर्स थे जो प्रिंटिंग करते थे, जो कि क्रिसमस के टाइम में उनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती थी. कैटरिंग टू द क्रिसमस डिमांड मतलब क्रिसमस के त्यौहार के दौरान उनमें उनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती थी. टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर. उनको दिसंबर से पहले ज़्यादा जरूरत पड़ती थी उनकी. एट द वाटर फ्रंट विंटर वाज द टाइम द शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूस्ड अप. और पानी के वाटर फ्रंट पर जो सर्दियों का मौसम था वह ऐसा मौसम था जब शिप्स जो थे, जहाज रिपेयर होते थे. और वो इस समय में इन ऑल सच इंडस्ट्रीज देयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन. मतलब मौसम के अनुसार जो प्रोडक्शन थी दैट फ्लक्चुएटेड मतलब बढ़ती थी. इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर. वो ज़्यादातर वो हाथ से मजदूरी को प्रेफर करते थे, ज़्यादा उसको ज़्यादा अहमियत देते थे. एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन. रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर. A range of products, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, चीज़ें that could be produced only with the hand labor. हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं. machines were oriented to producing uniforms. ज़्यादातर यूनिफॉर्म्स, वर्दियाँ बनाने के लिए मशीन्स को यूज़ करते थे. स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर अ मास मार्केट. और वो जो गुड्स थे, सामान था, वो दैट वाज अ स्टैंडर्ड, दैट वाज फॉर अ मास मार्केट. मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को एम करता था कि अगर बहुत सारे लोगों के लिए इकट्ठा बनाना है तो दैट वाज मोर needed. But the demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes. But जो मार्केट में जो डिमांड थी वो ऐसे सामान की थी जिसमें कि डिज़ाइन बहुत अच्छा हो और उनके शेप्स भी बहुत स्पेसिफिक हो, पर्सन टू पर्सन वेरी करे, अलग अलग हो. इन मिड 19th सेंचुरी, मध्य 19th सेंचुरी मीन्स 1850 के बाद जो ब्रिटेन था, फॉर इंस्टांसेस 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes.
हथौड़े और जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वो प्रोड्यूस हुई। दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल्स, इसमें ह्यूमन मानवीय कुशलता की जरूरत थी, नॉट मैकेनिकल नॉलेज। उसमें नॉलेज जो मैकेनिक्स की नॉलेज मतलब जो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट थी वो जरूरत नहीं थी, उसमें हाथ के काम की जरूरत थी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द बोर्जियोज प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड्स। वो जो अपर क्लास थी उस समय की ब्रिटेन की, दे प्रेफर वो किसको ज्यादा अहमियत देते थे? जो हाथों से बनी चीजों को। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज द रिफाइनमेंट एंड क्लास। जो हाथ से बनी चीजें थी वो रिफाइंड होती थी, मतलब बहुत साफ सुथरी, और एक बिल्कुल उसमें छवि दिखती थी उसमें, वो क्लास शो करती थी कि वो कि एक जो उन चीजों को यूज करते थे तो वो देवर भी ऑफ अपर क्लास, दे वो बेटर फिनिश्ड, उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता था, केयरफुली डिजाइंड, उनका डिजाइनिंग भी बहुत डिफरेंट थी, एंड उनको बहुत ध्यान से बनाया जाता था। मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट्स टू द कॉलोनीज। जो मशीन से बनी हुई चीजें थी दैट वर एक्सपोर्टेड टू द कॉलोनीज ओनली। इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, ऐसी जो देश थे जहां पर लेबर श्रम की कमी थी, शॉर्टेज थी, इंडस्ट्रियलिस्ट were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. वहां पर वो मैकेनिकल पावर को यूज करने में इंटरेस्टेड थे। इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति थे वो चाहते थे कि वहां पर मैकेनिकल पावर या फिर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाए ताकि कि ह्यूमन लेबर जो मानवीय श्रम जो कि कम हो यूज हो। This was the case in the 19th century America. Britain, however, had no problem hiring human hands, और human hands को hire करने में कोई problem नहीं हो रही थी। Life of the workers, the abundance of labor in the market affected the lives of workers. As news of possible jobs traveled to the countryside, hundreds tramped to the cities. The actual possibility of getting a job depended on existing network of friendship and kin relations. If you had a relative or a friend in the factory, you were more likely to get a job quicker. But not everyone had social connections. यहाँ ये कह रहा है कि जो वर्कर्स की, जो मजदूरों की जो जिंदगी थी वो कैसी थी? तो अबंडेंस ऑफ लेबर, श्रम का बहुत ज्यादा होना, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा श्रम का मतलब मजदूरों का होना मार्केट में, ये उनकी जिंदगी को इफेक्ट कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। जैसे भी ये समाचार की सिटीज में जॉब, कोई जॉब है या नौकरी है तो 100 ऑफ पीपल दे ट्रैम टू द सिटीज। वो बहुत सारे लोग जो थे वो सिटीज की ओर मूव कर गए, और जो जॉब की जो पॉसिबिलिटी, संभावना की ये जॉब किसको मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशंस। अगर उनकी दोस्ती है या फिर उनका कोई अपनी जाति या वर्ग का कोई पर्सन वहां पर पहले से एम्प्लॉयड है तो वो उनके लिए नौकरी ढूंढना ज्यादा आसान था। But otherwise, many job seekers had to wait weeks, spending nights under the bridges or night shelters. Some stayed in night refuges that were set up by the private individuals. Others went to the casual wards maintained by the poor law authorities. और कई लोगों को क्या, जो जॉब सीकर्स, जो काम ढूंढने वालों को, उनको बहुत हफ्तों तक वेट करना पड़ता था। उनको ब्रिजेस के अंडर, पुलों के अंदर नाइट स्पेंड करनी पड़ती, और इन द नाइट शेल्टर्स, रात के जो आश्रय थे उनमें रहना पड़ता था। इवन इन द नाइट रेफ्यूजीज, जहां पर वो अपना टाइम स्पेंड करते थे, दैट वर इंडिविजुअल। कई बार वो कैजुअल वार्ड्स में भी रहते थे, जो कि पुअर लॉ अथॉरिटीज पुअर पीपल के लिए जो बनाए हुए होते थे। Seasonality of work in many industries means prolonged period without work.
After the busy season was over, the poor were on the streets again. Some returned to the countryside after the winter, when the demand for the labor in the rural areas opened up in place. But most looked for odd jobs, which will till the mid 19th century were difficult to find. जो सीजन टू सीजन, जो एक मौसम में एक जो उनको काम मिलता था कई इंडस्ट्रीज में, कई उद्योगों में, ये इसका मतलब था कि उस सीजन के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता था. दैट प्रोलॉन्ग पीरियड्स विदाउट वर्क, लंबे समय तक वो बिना काम के होते थे. आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, जब वो मौसम जो कि बिजी था उनके लिए, काम में बिजी थे वो, तब वो जब ओवर हो जाता था, मतलब वो उस वर्क कंप्लीट हो जाता था, तो पुअर वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन, वो फिर से गलियों में होते थे. कई लोग जो थे वो अपने गांव लौट जाते थे, बट जो जो कुछ लोग जो थे वो और जॉब्स भी ढूंढ लेते थे, कुछ और काम भी ढूंढ लेते थे जो कि उनके लिए सुटेबल नहीं था. वेजेस इंक्रीज समवेयर, बट in the early 19th century wages increased somewhat. थोड़े से जो उनकी मजदूरी बढ़ गई, but they tell us little about the welfare of the worker. पर मजदूरों की भलाई के लिए बहुत कम काम हो रहा था. The average figures hide the variation between the trade and the fluctuation in the year. For instance, when prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what are the workers earned fell significantly, since the same wages could now buy fewer things. नेपोलियनिक वॉर का जो टाइम था, नेपोलियन का जो लड़ाइयाँ लड़ी उसने, नेपोलियन ने, उन प्रोलॉन्ग्ड वॉर जो थे लंबे समय तक चलने वाले, तो प्राइसेस जो वहाँ पर वेजेस मजदूरों के मजदूरी बढ़ गई, बट जो लोग जो सामान की जो वैल्यू थी, प्राइस था, वो काफी बढ़ गया था. उसके कारण उन्हें ज्यादा पैसे पे करने पड़ते थे छोटी सी अमाउंट की सामान लेने के लिए. तो उसके कारण क्या हुआ कि उनकी जो इनकम जो वर्कर्स की बढ़ गई थी, बट दे हैव टू पे मोर फॉर द थिंग्स. What was also critical was the period of employment. The number of days of work determined the average daily income of the workers. At the best of time, till the mid 19th century, about 10% of the urban population was extremely poor. मध्य 18वीं शताब्दी के मध्य तक 10% जो शहरी पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, गरीब थी. इन पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक स्लम्प, आर्थिक स्लम्प मतलब गिरावट के जो ये पीरियड में समय में, like the 1830s, the proportion of unemployed went up to anything between 35 and 75%. 35 से 75% तक उनकी डिफरेंट क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोपोर्शन बढ़ गई. The fear of unemployment made worker hostile to the introduction of new technology. नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज, उनके लिए ये जो लोग थे वो हॉस्टाइल हो गए थे. दे फील दैट द फैक्ट्रीज वर द रियल एनिमीज. वो फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज जो एस्टेब्लिश हो रही थी उनको अपना दुश्मन मानने लगे थे. व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड,